नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। 70वें संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में हुई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान को देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू, मूल कर्तव्यों का पालन संविधान के आदर्शों की पूर्ति के लिए जरूरी। भारतीयों की गरिमा और भारत की अखंडता के दो मंत्रों को संविधान ने किया साकार। सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन पर दिया जोर। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के मौके पर 250 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट जारी। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा का महत्व विषय पर स्मारक पुस्तक का भी विमोचन। बिना किसी बाधा के समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे न्याय। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने वार्षिक न्यायपालिका रिपोर्ट 2019 जारी की। सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल ऐप भी किया गया लॉन्च। राज्यसभा में ट्रांसजेंडर बिल पास। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने चर्चा के जवाब में कहा, रोजगार से लैंगिक असमानता की शिकायतें होंगी दूर। चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा जारी। लोकसभा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 पारित। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस्तीफा। देवेंद्र फडणवीस ने सूबे में अस्थिरता के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। कालिदास कोलंबर बने प्रोटेम स्पीकर। कल विधायकों को दिलाएंगे शपथ। सत्तरवें संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर संसद में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दोनों सदनों के सांसद और विशेष आमंत्रित हस्तियां भी मौजूद रहीं। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्गम भी है और आदर्श भी। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है, जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है, जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता रहता है। यह संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्गम भी है और आदर्श भी। हम भारतवासियों में सभी स्रोतों से मिलने वाले अच्छे विचारों का स्वागत करने के साथ साथ अपनी भारतीयता को बनाए रखने की परंपरा रही है। संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में भारतीय लोकतांत्रिक अनुभव वास्तव में काफी सकारात्मक रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। देश के नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाया जाना चाहिए। We have not only focused on fundamental rights and also are progressively shaping our policies and programs to create an inclusive, developed India in consonance with the preamble of the Constitution, but we are bringing about a transformation in governance. I recall the words of the Honorable Prime Minister
reform, perform and transform. Transformation of the nation is the need of the hour. That is the expectation of the people. We must all take this as a mission and do it with all passion, without any omission, not giving any remission to any of these expectations of our people. संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया के 2 मंत्रों को संविधान ने साकार किया है। उन्होंने कहा कि संविधान ने नागरिक की डिग्निटी को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। हमारा संविधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी है और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकाश है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है। आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल किले के प्राचीर से जो मैंने कही थी उसको दोहराऊंगा। संविधान को अगर 2 सरल शब्दों में कहना है, सरल भाषा में कहना है तो कहूंगा डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया। दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान निर्माताओं को नमन है, जिनके परिश्रम की वजह से हमें अनूठा संविधान मिला। उन्होंने कहा कि बदलती दुनिया में हमारा संविधान हमारा संबल है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की चेतना व आदर्शों और सामूहिक सपनों व आशाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए हमें संविधान को अपना पथ प्रदर्शक बनाए रखना है। हमें संविधान को रचनात्मक उपयोग करते हुए नए भारत की नई तस्वीर बनानी होगी और ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दोनों सदनों के सांसद और विशेष आमंत्रित हस्तियां भी मौजूद रहीं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में राज्यसभा के 250वें सत्र के मद्देनजर भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा के महत्व विषय पर स्मारक पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। इस मौके पर लोकसभा कैलेंडर 2020 का भी लोकार्पण किया गया, जिसकी थीम संविधान के 70 साल रखी गई। सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के मौके पर 250 रुपए का चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया गया। सिक्के का वजन 40 ग्राम और परिधि 44 मिलीमीटर है। सिक्के के किनारों पर दांतों की संख्या 200 है। सिक्के के अग्रभाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष पर है और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सिंह शीर्ष के नीचे रुपए के प्रतीक के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्के का अंकित मूल्य 250 लिखा है। बाईं परिधि पर देवनागरी में भारत और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। सिक्के के पृष्ठभाग के ऊपरी परिधि पर हिंदी में राज्यसभा का 250वां सत्र और निचली परिधि पर अंग्रेजी में 250th सेशन ऑफ राज्यसभा लिखा है। सिक्के के पृष्ठभाग के बीच में राष्ट्रध्वज के साथ संसद भवन और महात्मा गांधी का चित्र है। साथ ही राज्यसभा चैम्बर की बैठक व्यवस्था का चित्र भी उत्कीर्ण किया गया है। संसद भवन के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष 2019 अंकित है। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के मौके पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। 5 रुपए मूल्य के इस डाक टिकट की खासियत इसका गोल आकार है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब गोल आकार का डाक टिकट जारी हुआ। इससे पहले 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर गोल आकार के डाक टिकट जारी किए गए थे। कार्यक्रम में भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा का महत्व इस विषय पर स्मारक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस स्मारक पुस्तिका में मंत्रियों, सांसदों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लेख शामिल किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस स्मारक पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। अरविंद कुमार सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लोकसभा संसदीय संग्रहालय एवं अभिलेखागार ने इस प्रदर्शनी में भारत के संविधान के इतिहास से लेकर संविधान सभा के वाद विवाद को बखूबी प्रदर्शित किया है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन 26 से 29 नवंबर तक किया जा सकता है। इस मौके पर लोकसभा कैलेंडर 2020 का भी लोकार्पण किया गया, जिसकी थीम संविधान के 70 साल रखा गया है। भारतीय संविधान की 70वीं जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दिल्ली में विभिन्न देशों के राजदूतों के सामने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल यानी कि 2020 में भारत पूरी दुनिया में संविधान दिवस को मनाएगा। इसके तहत दुनिया के देशों के नागरिकों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। इसके लिए दुनिया भर में भारतीय दूतावासों को सक्रिय कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 11 साल पहले 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के उसूलों को लागू करने में सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। My ministry is organizing a series of activities and events across the world. The objective is to enhance awareness about the Constitution, reinforce the obligation towards upholding democratic ideals, and understand the rights and responsibilities that it gives us. Today is also the anniversary of the horrific assault on our democratic freedoms. The Mumbai terror attacks 11 years ago are forever etched in India's collective memory. Terrorism remains the single biggest threat to international peace and security, and all those who stand for democracy, constitutionalism, and human rights must stand together in our fight against this menace. संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने आज वार्षिक न्यायपालिका रिपोर्ट 2019 की पहली प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन और सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। सुवास सॉफ्टवेयर 9 भारतीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अनुवाद करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में भी न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बताया गया है। As Rajan Babu, Baba Saheb and many others pointed out that day, a constitution is after all a mere document recording in words the inspired ideas. It can come alive and enter our world only when it is translated into life of the nation and its ideals put into practice. It is the scripture of our nation that has to be read in a sensitive and delicate manner. The Constitution gave this onerous task to the judiciary. Keeping the role of the Supreme Court as final interpreter of the Constitution and the laws enacted under it, the judiciary assumes the role of its guardian. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने सुवास सॉफ्टवेयर की सराहना करते हुए कहा कि इससे वादकारियों को काफी मदद मिलेगी। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान के निर्माता जानते थे कि वो लोगों का जीवन और संस्कृति को संवार रहे हैं। The Constituent Assembly members knew they were shaping lives, livelihoods, and the culture of every single citizen of India. It is therefore important for us to remember that this document is not a legal framework to conduct the affairs of our nation, but indeed a framework of life for all citizens of the nation. ट्रांसजेंडर यानी कि उभय लिंगी समुदाय को शिक्षा, नौकरियों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव से बचाने और उन्हें अधिकारों से लैस करने से जुड़ा बिल आज राज्यसभा से पारित हो गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह बिल लंबे वक्त से इस समुदाय की ओर से मांग हो रही थी,
जिसे पूरा करेगा। चर्चा के दौरान अधिकतर सांसदों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की भी मांग की थी। चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 30 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद बनेगी। ये संबंधित नीतियों और विधानों पर केंद्र सरकार को परामर्श देगी। ये परिषद सरकारी नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करेगी। इसमें सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के नामित सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अब ये नौकरी में और इसमें और सब प्रमोशन में, आरक्षण में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंध की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और उभयलिंगी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो विहित की जाए। प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंध के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में भी किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगा। अगर कोई संस्थान है जहां ये लोग काम करते हैं, वहां अगर किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत होगी तो वहां एक अलग से शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त होगा, एक विंग होगी और वो इनकी शिकायतों को सुन करके समाधान करेगी और उनको न्याय दिलाएगी। Transgender community, they have called this bill, it's not my word, they say it is regressive, it is half-hearted. Instead of addressing our problems, it is taking us back to the old days. So they say we need a comprehensive bill. The starting point was passing of that private members bill. Then I told you about the statesmanship displayed by everybody. Now we need to listen to everybody more. Otherwise, if we do not do this good scrutiny, then it will be seen as a half-baked piece of legislation. चिटफंड कंपनियों पर नियंत्रण कड़ा करने और पूंजी योजनाओं से छोटे निवेशकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से राज्यसभा में आज चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीबों का पैसा लेकर ना भागे और किसी स्कीम में निवेश करने से लोगों को उनकी रकम का फायदा मिले। इस बात के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि पूंजी स्कीम पर पाबंदी और चिटफंड उससे अलग है। इस अंतर को बताने वाली जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। एक टर्म यूज की जाती थी चिट अमाउंट, उसको ग्रॉस चिट अमाउंट के साथ रिप्लेस किया है और जो प्राइस अमाउंट था उसको भी नेट चिट अमाउंट कहा गया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती थी। तो इसको और पारदर्शी बनाया गया और यूज़र फ्रेंडली बनाया गया, कंप्लायंस को कम किया गया है और जो छोटे निवेशक हैं उनके हितों में हम इसको लेकर आए हैं। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद पी भट्टाचार्य ने की। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग इन धोखा देने वाली चिटफंड कंपनियों से प्रभावित हुए हैं और उनका पैसा वापस नहीं मिला। उन्होंने सरकार के ऐसी कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण रखने को कहा। अन्य दलों के सदस्यों ने भी पूंजी स्कीमों को लेकर गंभीर चिंता जताई। अपने सुझाव रखते हुए सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की। The cheat fund, as it is, we observe, we have been seeing, that is not the Ponzi scheme. That is two different things, I understand. But this cheat fund itself, it's also cheated the common people, lower middle class people, and the poorest to the poorest people. I would like to highlight two provisions which are very welcome. First is periodically increasing the limits within the Act, which is necessary to make the chit fund less restrictive and rigid. The second provision which is very welcome is the presence of subscribers at the time of drawing the chits is now allowed through video conferencing. This will certainly make the process more convenient and accessible to subscribers. पोंजी स्कीम्स को सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है, इसलिए इस अंतर को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चिटफंड कंपनी चिटफंड्स
सही मायने में छोटे व्यापारी, वर्किंग क्लास, गरीब लोगों के लिए ये सेविंग का भी माध्यम है और उनकी आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल उनको मिल सके बगैर बहुत कागजी लेन देन के, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट के आदेश और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अलग होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के महज 3 दिन बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित पवार के अलग होने के बाद बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। अब हम विपक्ष में बैठेंगे और नई सरकार को काम करना सिखाएंगे। ऐसे समय श्री अजित दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजित दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। इस्तीफे का ऐलान करने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने सूबे में अस्थिरता के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना शुरू से ही मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई थी, जबकि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपरीत विचारधारा के बाद भी ये तीनों दल सिर्फ सत्ता के लिए साथ आए, यहां तक कि हिंदुत्व विचारधारा वाली शिवसेना सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक हो गई। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद मंगलवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और कुछ छोटे दलों की संयुक्त बैठक में महाविकास अघाड़ी का औपचारिक तौर पर गठन हुआ। बैठक में उद्धव ठाकरे को नवगठित महाविकास अघाड़ी का नेता चुना गया। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे के एक नेतृत्व में गठबंधन में शामिल दलों के नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश करेंगे। उद्धव ठाकरे फिलहाल विधायक नहीं हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर ही उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। आज राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई। अब प्रोटेम स्पीकर 27 नवंबर को विधानसभा में सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों का परिवार अब शहादत के 1 साल बाद तक सरकारी आवास में रह सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस प्रावधान का लाभ सेना के तीनों सेनाओं के शहीदों के परिवारों को मिलेगा। अब तक शहीद सैनिक के परिवार शहादत के 3 महीने बाद तक सरकारी आवास में रह सकते थे। इसे बढ़ाकर अब 1 साल किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये निर्णय सशस्त्र बलों के परिवारों की जरूरतों को देखते हुए लिया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिक सोसाइटी द्वारा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। जी सतीश रेड्डी बीते 100 सालों में पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें यूके की रॉयल एरोनॉटिक सोसाइटी ने इस फेलोशिप से सम्मानित किया। जी सतीश रेड्डी को स्वदेशी हथियारों के निर्माण, उनका विकास और सही स्थान पर उनकी तैनाती में उल्लेखनीय योगदान के लिए उपरोक्त सम्मान दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डीआरडीओ के चेयरमैन को बधाई देते हुए उन्हें भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि उसकी ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। बोर्ड के 7 में से 6 सदस्य पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के पक्ष में नहीं हैं। अकेले एक सदस्य अब्दुल रज्जाक खान पिटीशन दाखिल करने के पक्ष में रहे। हालांकि 5 एकड़ जमीन ली जाए या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। वहीं देश भर की 100 जानी मानी मुस्लिम शख्सियतों ने अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का विरोध किया। इन शख्सियतों ने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के कुछ पक्षकारों का पुनर्विचार दायर करने के फैसला विवाद को जिंदा रखेगा। पुनर्विचार याचिका दायर करने का विरोध करने वाले बयान पर दस्तखत करने वालों में इस्लामी विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, कारोबारी, शायर, अभिनेता, फिल्मकार, थिएटर कलाकार, संगीतकार और छात्र शामिल हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे खास पेशकश की। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि नए स्तर पर पहुंच गई है। हवा में कार्बन की मौजूदगी 50% तक बढ़ चुकी है। साल 2017 में कार्बन का वैश्विक औसत 405.5 ppm था, जो साल 2018 में 407.8 ppm तक पहुंच गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक पृथ्वी पर अब तक की सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस साल 2018 में रिकॉर्ड की गई। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी हवा में बढ़ा है। 2018 में मीथेन 1859 ppb था, जो कि साल 1900 के मुकाबले 2.5 गुना अधिक है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड भी 331.1 ppb दर्ज किया गया। वनों की तेजी से कटाई और कोयला जलाने की वजह से इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल को इसका लोगो और आदर्श वाक्य मिल गया है। लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष ने लोगो को जारी किया। इसका ध्येय वाक्य है मां गृथा कस्य स्विद्धनम, जिसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। कार्मिक मंत्रालय के बयान के मुताबिक इसके लिए एक खुली प्रतियोगिता के जरिए 6000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि लोगों का डिजाइन प्रविष्टियों में से चुना गया, लेकिन आदर्श वाक्य के लिए किसी भी प्रविष्टि को उपयुक्त नहीं पाया गया और इसे स्वयं लोकपाल ने चुना। बयान में यह बताया गया है कि त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के आधार पर यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले प्रशांत मिश्र के डिजाइन को लोकपाल के लोगों के लिए चुना गया है। लोकपाल के लोगों को और आदर्श वाक्य के लिए 13 जून 2019 तक प्रविष्टियां मांगी गई थीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सोमवार को देर शाम शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ढेर हो गए। इनमें से एक की पहचान इरफान नायरा के रूप में हुई, जो कि हिजबुल के खूंखार आतंकी रियाज नायकू का करीबी बताया जा रहा है। इरफान नायरा को मंगलवार सुबह ढेर किया गया। इरफान नायरा 2016 से घाटी में सक्रिय था और ए कैटेगरी में शामिल था। दूसरे आतंकी की पहचान इरफान राथर के रूप में हुई थी, जो 2017 से सक्रिय था। और दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्यमियों, दुग्ध उत्पादक, किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में 137.7 मिलियन टन से बढ़कर दूध उत्पादन 2018-19 में 187.75 मिलियन टन हो गया। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष देश में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। कुरियन के नेतृत्व में ही भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ था और आज भारत का नाम दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देशों के साथ शुमार है।
और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।